Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 14 है जिसका कोड 402 है, उसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इस पेपर के अंतर्गत यूनिट 3 जो है हम लोग चर्चा कर रहे थे और यूनिट 3 में हमें यूएन स्ट्रक्चर और जनरल असेंबली तथा सिक्योरिटी काउंसिल के ऑर्गेनाइजेशन और उसके फंक्शन को देखना था, जिसमें हमने अपने लास्ट क्लास में यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके उद्देश्य और इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, इसकी चर्चा की थी। आज के क्लास में हम लोग इसका जो एक महत्वपूर्ण अंग है जनरल असेंबली, जिसको हिंदी में महासभा कहते हैं, उसके गठन और उसके कार्यों की चर्चा जो है आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया उसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं और इसका गठन जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ और इसमें इसके 6 महत्वपूर्ण जो अंग हैं, उसमें से जो पहला अंग है वो महासभा जनरल असेंबली जिसे कहते हैं, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा जो है वो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है। तो इन सब ये 6 महत्वपूर्ण अंग हैं और इनमें से जो आज एक महत्वपूर्ण और इसके साथ साथ इसके कुछ विशिष्ट एजेंसियां भी हैं, जो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को, यूनिसेफ वगैरह जो है इसके विशिष्ट एजेंसियां भी हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आदि। तो ये सारी कुछ इसकी विशिष्ट एजेंसियां हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे महासभा के बारे में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे प्रमुख जो एक महत्वपूर्ण अंग है महासभा, जिसे हम जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं। हम लोग उसके आज गठन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका संगठन कैसे बनाया गया है और उसके जो काम हैं, उसके फंक्शंस हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक जो लोकप्रिय जो अंग है उसे हम महासभा कहते हैं और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक केंद्रीय निकाय है, सेंट्रल निकाय है। और इस संदर्भ में एक विद्वान है ईपी चेंज ने लिखा है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्र बिंदु है। यह ना तो अपना स्थान त्याग सकती है और ना ही अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के लिए किसी दूसरे अंग को भागीदार बना सकती है। वह महासभा को संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद कहते हैं और अन्य लेखक भी इसकी तुलना किसी देश के विधानमंडल अथवा संसद से करते हैं। अंतर केवल इतना है कि इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं और सीनेटर्स बेंडेनबर्ग ने इस संदर्भ में लिखा है और इसे जो है वो संसार की नगर सभा या द टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड के नाम से कहकर इसको पुकारा है। और कारण यह है कि महासभा ऐसा एक स्थल है जहां विश्व के विभिन्न राज्य विश्व शांति और सुव्यवस्था से संबद्ध प्रश्न पर विचार विमर्श करते हैं और यह एक ऐसा मंच है जहां विश्व के राजनयिकों को एकत्रित होने, विचार विमर्श करने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था को कायम रखने के लिए सुझाव देने के अवसर प्राप्त होते हैं। और गुड स्पीड ने लिखा है कि इसके समक्ष प्रस्तुत होने वाली समस्याओं का रूप चाहे जो भी हो, महासभा एक वह स्थान है जहां छोटे बड़े सभी सदस्य राज्य अपनी आलोचना तथा विचार विमर्श व्यक्त कर सकते हैं तथा किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकते हैं और इसलिए महासभा को मानव का खुला अंतःकरण कहा जा सकता है।
जो महासभा है ये तो इसका प्रारंभिक परिचय था। इसके बाद हम देखते हैं इसके संगठन के बारे में कि ये क्या है। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रतिनिधियात्मक अंग है और संघ के सभी सदस्य राज्य इसके सदस्य होते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के, वे सभी इसके मेंबर होते हैं। और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का अकेला ये अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और प्रत्येक सदस्य राज्य पाँच प्रतिनिधि जो हैं, 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि जो है वो भेज सकता है। मतलब जितने भी 193 कंट्री हैं वो सभी लोग जो हैं वो 5 वैकल्पिक और 5 जो है वो प्रतिनिधि जो है वो अपने भेज सकते हैं, परंतु मत एक ही दे सकता है। इस प्रकार महासभा का जो संगठन राज्यों की समानता के आधार पर इसको दिया गया है और प्रत्येक राज्य से इतने ही सदस्य लिए जाते हैं। प्रत्येक देश के प्रतिनिधि मंडल में 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि के अलावा सलाहकारों एवं विशेषज्ञों को आवश्यकता के अनुसार नियुक्त किया जाता है। इस संबंध में चार्टर में यह व्यवस्था है कि किसी सदस्य राज्य का प्रतिनिधि मंडल 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि तथा उतने ही सलाहकार तथा उतने ही विशेषज्ञों को मिलाकर गठित होगा जितना कि प्रतिनिधि मंडल के लिए आवश्यक है। और संघ के चार्टर में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो है ये विचार जो है हो रहा था और उस समय कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि महासभा में प्रत्येक सदस्य राज्य को सिर्फ एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा, क्योंकि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो इससे महासभा का आकार असंतुलित होने से बचेगा और दूसरा कि उन छोटे छोटे राज्यों को भी भाग इसमें मिल जाएगा जो बड़ा प्रतिनिधित्व भेजने में असमर्थ हैं। परंतु यह सुझाव जो है स्वीकार नहीं किया गया और प्रत्येक सदस्य राज्यों के लिए 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि तथा आवश्यकता अनुसार सलाहकारों एवं विशेषज्ञों पर सहमति बनी और प्रतिनिधियों की नियुक्ति उनकी सरकार द्वारा होती है और उनकी योग्यता तथा आवश्यक शर्तों का निर्धारण भी उनकी सरकार के द्वारा ही किया जाता है जिस देश के वो सदस्य होते हैं। और प्रतिनिधिगण अपने राज्य के प्रधान अथवा विदेश मंत्री से प्रमाण पत्र ग्रहण करते हैं और प्रतिनिधि मंडल के सदस्य की सूची तथा उनका प्रमाण पत्र महासभा के अधिवेशन प्रारंभ होने से पहले महासचिव के पास जमा करनी पड़ती है और महासभा की जो प्रमाण पत्र है समिति जो है वो प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों की जो है वो जांच भी करती है। तो इस तरह से जो है इसका गठन किया गया है और ये जो है एक बहुत बड़ा जो है वो संगठन है, या हम यूँ कहें कि यह जो है महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रतिनिधियात्मक अंग है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। और संघ के सभी सदस्य जो हैं इसके एक राज्य होते हैं और महासभा के संगठन राज्यों की समानता के आधार पर किया गया है और प्रत्येक सदस्य जो है वो 5-5 सदस्य और 5-5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेज सकते हैं, परंतु मत देने का अधिकार एक ही को होता है। और चार्टर में यह व्यवस्था की गई है कि वो उतने ही सलाहकार और उतने इसको प्रतिनिधि जो है जितने हैं और ज़रूरत होने पर उतने सलाहकार जो हैं वो और विशेषज्ञों को भी भेजा जा सकता है। और इनकी नियुक्ति और इनकी योग्यताएं, इनका निर्धारण, इनकी सारी जो एलिजिबिलिटी होती है इन सदस्यों की वो उस राष्ट्र पर निर्भर करती है जहाँ के वो सदस्य होते हैं। और इनका प्रमाण पत्र भी वहाँ के जो सरकार है इन सूचियों का प्रमाण पत्र महासभा के अधिवेशन के प्रारंभ से पहले दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह विधान है कि महासभा की बैठक जो है वो वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी और आमतौर पे यह अधिवेशन सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में होती है। अधिवेशन किसी भी स्थान पर हो सकती है यदि इस तरह की प्रार्थना अधिवेशन के प्रारंभ में होने के 120 दिन पहले की गई हो तथा उस पर बहुमत
सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त हो। इसके अधिवेशन जो है वो पेरिस में हुए हैं। प्रायः यह अधिवेशन सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को प्रारंभ होता है और करीब 2 महीने तक चलता है। अगर दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक काम समाप्त नहीं होता तो आगामी वसंत में बैठक पुनः होती है और महासभा के अधिवेशन की अवधि पर चार्टर में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। केल्सन ने कहा है कि यदि कोई सूची के लिए आवश्यक हो तो महासभा अपना वार्षिक अधिवेशन दूसरे वार्षिक अधिवेशन तक भी चालू रख सकती है, परंतु व्यवहार में यह अधिवेशन लगभग 2 महीनों तक चलता है। आवश्यकता पड़ने पर महासभा के विशेष अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बहुमत या अधिक से अधिक सदस्यों की सहमति से एक सदस्य की प्रार्थना पर बुलाया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद अथवा बहुमत सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे के भीतर महासचिव के द्वारा सभा का संकटकालीन अधिवेशन बुलाने की मांग कर सकती है और ऐसे अधिवेशन में महासभा केवल उन्हीं विषयों पर विचार करती है जिसके लिए अधिवेशन को बुलाई गई है। और उदाहरण के लिए एक विशेष अधिवेशन ट्यूनीशिया की स्थिति पर विचार करने के लिए 21 अगस्त 1961 में बुलाया गया था और महासभा के पूर्ण अधिवेशन की बैठक पदाधिकारियों का चुनाव करने, कार्य पद्धति संबंधी अन्य मामले को तय करने के लिए और लगभग 5 सप्ताह तक सामान्य बहस के लिए होती है। महासभा अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करती है, जिसका चुनाव महासभा के प्रत्येक अधिवेशन के लिए किया जाता है और जो अधिवेशन के अंत तक सभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है और इस प्रकार उसका कार्यकाल उस अधिवेशन तक सीमित रहता है जिसमें उसका निर्वाचन होता है। राष्ट्र संघ की सभा की भांति संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष भी छोटे राष्ट्रों से चुना जाता है और महासभा के अध्यक्ष के अलावा 8 उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाती है, जिनमें से 5 आवश्यक रूप से अस्थायी सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन 1953 में उपाध्यक्षों की संख्या 18 कर दी गई है और इन उपाध्यक्षों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि 7 जो हैं एशियाई अफ्रीकी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, एशियाई कंट्री से आएंगे, 1 पूर्व यूरोप के राज्यों से प्रतिनिधि होंगे, 3 लैटिन अमेरिकी राज्यों से प्रतिनिधि होंगे, 2 पश्चिमी यूरोप एवं देशों के प्रतिनिधि होंगे और 5 सुरक्षा परिषद के अस्थायी जो सदस्य हैं, 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जो हैं, इन देशों के सदस्य होंगे। ये सभी उपाध्यक्षों का चुनाव, जितने भी ये जो उपाध्यक्ष हैं इनकी संख्या 18 है, तो 18 जो ये उपाध्यक्षों का चुनाव जो है वो प्रत्येक अधिवेशन के लिए किया जाता है। महासभा के अध्यक्ष सभा की बैठकों का सभापतित्व करते हैं और वाद विवाद का निर्देशन करते हैं, नियमों का पालन करवाते हैं तथा प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर आदान प्रदान करते हैं। वह किसी भी प्रश्न पर मत लेता है और उसके निर्णयों की घोषणा कर सकते हैं। वह प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और समय सीमा का निर्धारण करता है एवं सभा या बहस के स्थान या समाप्ति की भी घोषणा करता है। महासभा एक बड़ी संख्या है और यह अपने कार्य के संपादन के लिए समितियों का प्रयोग करती है और कार्य सूची के अधिकांश महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर बहस और निर्णय की आवश्यकता होती है, पहले समिति में सार्वजनिक रूप से विचार होता है और फिर इन समितियों में संघ के सभी सदस्य होते हैं। प्रतिनिधि सामने किसी मंच पर खड़े होकर बोलने के बजाय अपने स्थानों पर बैठे हुए बोलते हैं और मतदान में निर्णय सामान्य बहुमत से होता है। समितियों के द्वारा स्वीकृत सभी सिफारिशों पर बाद में
पूर्ण अधिवेशन में विचार होता है, जहां महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। महासभा को अपने कार्य संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार समितियों तथा सहायक अंगों का गठन करने का भी अधिकार प्राप्त होता है, और इस अधिकार के अंतर्गत महासभा ने 4 प्रकार की समितियां जो है वो स्थापित कर रखी है। और पहली श्रेणी में सभा की मुख्य समितियां आती हैं, जिनके कार्य महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना होता है। दूसरी प्रक्रिया समिति होती है, तीसरी स्टैंडिंग कमेटी समिति होती है, और चौथी तदर्थ समिति होती है, जिसकी नियुक्ति समय समय पर कुछ विशिष्ट विषयों पर विचार करने के लिए होती है। महासभा अपना कार्य जो है वह 6 समितियों द्वारा संचालन करती है, और ये जो 6 समितियां हैं, उस समिति में जो पहली समिति है वो है कि राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कमिटी। दूसरा है आर्थिक और वित्तीय समिति, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमिटी। तीसरा है सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमिटी। चौथा न्यास समिति, ट्रस्टीशिप कमिटी। पांचवा प्रशासकीय एवं बजट समिति, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमिटी। और छठी जो है विधि समिति, लॉ कमिटी। तो इन 6 समितियों के माध्यम से जो महासभा है अपने कार्यों को संपादित करती है। इसके बाद आता है कि महासभा के समक्ष आने वाले विषय से संबंधित कागज, सूचनाएं और आंकड़े संघ कार्य के सचिवालय तैयार करते हैं, और महासभा के अधिवेशन के लिए कार्य सूची तैयार करना अपने आप में एक जटिल और कठिन काम है, और इसके लिए एक अंतरिम कार्य सूची, प्रोविजनल एजेंडा महासचिव तैयार करता है, और जिसमें जो है वो निम्नलिखित विषय जो है वो रखे जाते हैं। उसमें पहला जो विषय रखा जाता है वह विषय है संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के संबंध में महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट जो वो देते हैं, एनुअल रिपोर्ट वो है। दूसरा जो है कि संघ के अन्य कार्यों तथा विशिष्ट अभिकरणों की रिपोर्ट, जो भी स्पेशल एजेंसीज है संघ की, उनके विशिष्ट जो एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट। तीसरी, महासभा द्वारा पिछले सत्र में आदृष्ट विषय जो थे उनके बारे में। उसके बाद अन्य प्रमुख अंगों द्वारा प्रस्तावित जो विषय होते हैं उनके बारे में रखते हैं। सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विषय, कोई नया प्रस्ताव पारित हुआ है तो वो। उसके बाद है आगामी वित्त बजट का तथा पिछले वित्त का लेखा रिपोर्ट, इसको पेश करते हैं। 7वां जो है वो महासचिव द्वारा प्रस्तुत विविध आवश्यक विषय जो होते हैं वो सभी जो है वो इन सभी के ये सारे जो काम होते हैं वो महासचिव के द्वारा जो प्रोविजनल एजेंडा बनाया जाता है उसके अंतर्गत ये सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। इसके बाद है कि महासभा की जो बैठक प्रारंभ होने के कम से कम 60 दिन पूर्व यह अंतरिम जो सूची है सभी सदस्यों को वितरित कर दी जाती है, और सदस्य और उसके ओर से कार्य सूची में कोई नया विषय जोड़ने की सूचना बैठक के कम से कम 25 दिन पूर्व ही तय की जा सकती है। बैठक की आहूत शुरू हो जाने पर बाद में कार्य की सूची या नए विषय को जोड़ा जा सकता है, के बाद भी जोड़ा जा सकता है, यदि अगर बहुमत सदस्य उस पर अपनी सहमति दे दे। तो अगर हाउस में जो बहुमत से अगर उसको पारित कर दिया जाता है तो उसके आधार पर भी जो है वो नए कुछ विषयों को जोड़ा जा सकता है। महासभा की मतदान प्रणाली जो है वो चार्टर की धारा 18 से विनियमित होती है, और इस धारा के अनुसार महासभा में प्रत्येक सदस्य राज्य को अपना एक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। महासभा की बैठकों में प्रत्येक विषय पर मतदान करने का तरीका एक नहीं है। कुछ विषयों पर 2/3 और कुछ विषयों पर सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं या उनको करने की व्यवस्था होती है। महासभा की जो महत्वपूर्ण विषय उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है,
और ये विषय जैसे कि विश्व शांति एवं सुरक्षा संबंधी अनुशंसाएं या सुरक्षा परिषद या आर्थिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद या संरक्षण परिषद के लिए सदस्यों का निर्वाचन बजट संबंधी विषय होते हैं, जो महत्वपूर्ण बजट विषय होते हैं। और इसमें जो है 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। महासभा सामान्य बहुमत से किसी भी विषय को महत्वपूर्ण घोषित कर सकती है और उसको घोषित करके उसे पारित होने के लिए 2/3 बहुमत जो है वो उसको आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण घोषित किया जा सकता है और उसे लेकिन पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जो चार्टर की धारा 19 में यह व्यवस्था की गई है कि उसे उस सदस्य को जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना वित्तीय अनुदान नहीं अदा किया है, महासभा में मतदान का अधिकार नहीं रह जाता, किंतु महासभा किसी ऐसे सदस्य को मत देने की अनुमति प्रदान कर सकती है जिसकी तरफ से उसको विश्वास हो गया है कि चंदे का भुगतान करना सदस्य राष्ट्र के नियंत्रण से बाहर है। मतलब जो लोग फंडिंग करते हैं तो फंडिंग सभी राज्यों को करनी होती है, लेकिन अगर कोई राज्य फंडिंग नहीं करता है, चंदा नहीं देता है, तो वो राज्य जो है वोटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा राज्य अगर यह विश्वास दिला दे कि यह राज्य सही में वास्तव में चंदा देने के स्थिति में नहीं है, तो जो है वो उसको वोट देने का अधिकार महासभा जो है वो दे सकती है, उसको दिया जा सकता है। उसके बाद जो है जो धारा में जो बनाई गई है महासभा के, अब हम लोग ये तो इसका संगठन था और उसके जो किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि जो महासभा है उसके अधिकार और कार्य क्या हैं, पावर एंड फंक्शंस क्या हैं जनरल असेंबली के। तो पावर और फंक्शंस की चर्चा जो है हम करेंगे और इसमें देखेंगे कि महासभा जो है उसके कार्य क्या हैं और उसके कार्य और उसकी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां क्या हैं और किस तरह से जो है ये वर्क करती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो किस तरह से काम करती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो प्रमुख अंग है, इसका एक महत्वपूर्ण जो है इसका एक अंग होता है और प्रमुख प्रभावशाली अंग है, महत्वपूर्ण और प्रभावशाली जो है एक अंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और संघ के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में इसको जो है जो महासभा है उसको एक प्रमुख स्थान दिया गया है और इसके अधिकार और कार्य काफ़ी व्यापक तथा विस्तृत है। और चार्टर की धारा जो 10 है से लेकर 17 तक, 10 से लेकर 17 तक इसके अधिकार एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है कि वह क्या कार्य करेगी। धारा 10 के अनुसार महासभा को चार्टर के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तत्कालिक प्रयोग एवं परस्पर बनाने हेतु हर संभव प्रयत्न करना इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वप्रथम दायित्व है। इसके अंतर्गत शस्त्रों पर नियंत्रण और निशस्त्रीकरण की समस्या विशेष रूप से संबद्ध है। सभा के कार्यों की प्रकृति मुख्य रूप से निरीक्षात्मक एवं अन्वेषात्मक होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग अपना प्रतिवेदन महासभा के पास प्रस्तुत करते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद महासभा की देखरेख में ही अपने कार्यों का संपादन करते हैं। इसकी जो तीसरी महत्वपूर्ण अंग है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वो भी महासभा के निगरानी में ही काम करती है। महासभा को निर्वाचन, बजट तथा प्रशासन संबंधी भी अधिकार प्राप्त होता है। और गुड्स पीट ने लिखा है कि महासभा के विभिन्न कार्यों संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के आधार हैं और महासभा के द्वारा के कार्यों और अधिकारों को हम कुछ श्रेणियों में बांट कर पढ़ते हैं। और इनके जो अधिकार और कार्य हैं उसमें जो पहला इनका जो कार्य है वो है विचारात्मक कार्य, जिसको डेलिब्रेटिव फंक्शंस को इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है निरीक्षात्मक कार्य, सुपरविजरी फंक्शन। उसके बाद है वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शन। संगठनात्मक कार्य, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन।
और संशोधन संबंधी कार्य, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन और विधिक कार्य जिसमें मिसलेनियस वर्क या फंक्शंस के रूप में होते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो प्रमुखता या 6 तरह के कार्य करती है, जिसमें विचारात्मक, निरीक्षात्मक, वित्तीय, संगठनात्मक, संशोधन संबंधी कार्य तथा विविध कार्य शामिल हैं। अब हम 1 बाय 1 इसका अध्ययन करेंगे कि विचारात्मक कार्य क्या होते हैं। तो विचारात्मक कार्य जो हैं, डेलिब्रेटिव फंक्शन जो हैं, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि महासभा घोषणा पत्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तथा उसके द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों के अधिकारों एवं कृतों से संबंध सभी प्रश्नों पर विचार कर सकती है तथा उसके संबंध में अपनी सिफारिशें पेश कर सकती हैं। दूसरी जो बात कही गई है कि शांति और सुरक्षा के मामले में आम सभा को व्यापक विचारात्मक अधिकार है, लेकिन इस क्षेत्र में प्राथमिक जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद को प्रदान की गई है। लेकिन महासभा को भी यह अधिकार है कि वह शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सहयोग के सामान्य सिद्धांत पर विचार कर सकती है तथा निर्णय लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों तथा सुरक्षा परिषद के सदस्यों अथवा दोनों के पास भी सिफारिश कर सकती है। विश्व शांति और सुरक्षा संबंधी कोई भी प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य, सुरक्षा परिषद या अन्य किसी भी राज्य के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, महासभा के समक्ष विचार के लिए रखा जा सकता है। सुरक्षा संबंधी विषय जिन पर कार्रवाई करना आवश्यक है, उसे महासभा वाद विवाद से पहले अथवा बाद में सुरक्षा परिषद के समक्ष भेज सकती है। महासभा सुरक्षा परिषद को ध्यान ऐसी परिस्थितियों की ओर आकर्षित करती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और शांति को खतरे की संभावना होती है। विश्व शांति एवं सुव्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित कोई भी समस्या महासभा के समक्ष पेश की जा सकती है और सिर्फ 2 अपवाद को छोड़कर कोई भी जो समस्या है वो महासभा के समय लाई जाती है, जिसमें पहला जो है कि समस्या सुरक्षा परिषद के विचाराधीन हो तथा दूसरा समस्या का संबंध किसी देश के घरेलू क्षेत्राधिकार के मामले में नहीं हो। अगर ये दोनों शर्त अगर वो सही हैं हो तो उसको सुरक्षा परिषद के महासभा के सामने जो है वो उसको लाया जा सकता है। अनुच्छेद 2 क्लॉज 1 में कहा गया है कि यदि कोई परिस्थिति में झगड़ा सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचाराधीन हो तो महासभा उस झगड़े और परिस्थिति के संबंध में तब तक एक सिफारिश नहीं करेगी जब तक कि सुरक्षा परिषद उससे ऐसा करने को नहीं कहती। और सुरक्षा परिषद के विचाराधीन मामले के संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि महासचिव महासभा को ऐसे मामलों की सूचना दिया करेगा। वैसा होने पर महासभा में तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि सुरक्षा परिषद की कार्रवाई या सुरक्षा परिषद की कार्य सूची से वह हटा नहीं दिया जाता अथवा परिषद स्वयं ही महासभा से उस पर विचार करने का अनुरोध नहीं करती। अनुच्छेद 12 में महासभा की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है और महासभा उस समस्या पर विचार नहीं कर सकती है जिसका संबंध किसी देश के घरेलू मामले से है। चार्टर के अंतर्गत महासभा को विरोधात्मक या दंडात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। उसका काम है विचार विमर्श करना और उससे संबंधित सिफारिश करना। महासभा ने सन 1950 में एक प्रस्ताव पारित करके अधिकारों को बढ़ाने की चेष्टा की थी। यह प्रस्ताव शांति के लिए एकता, यूनिटी फॉर पीस के नाम से जाना जाता है और इस प्रस्ताव के अनुसार शांति को खतरा, शांति भंग अथवा आक्रमण या की भविष्यता के संबंध में अस्थायी सदस्यों के एकमत न होने के कारण
यदि सुरक्षा परिषद कार्य संचालन में असफल रहे तो महासभा तुरंत ही उस पर विचार कर सकती है और सामूहिक कदम उठाने के लिए उचित सिफारिश कर सकती है तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम कर सकती है। यदि महासभा का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तो सुरक्षा परिषद किन्हीं 9 सदस्यों के साधारण बहुमत से अथवा संघ के सदस्यों के बहुमत से 24 घंटे के अंदर महासभा का संकटकालीन अधिवेशन बुला सकता है। इस तरह का अधिवेशन 1967 में पश्चिमी एशियाई संकट तथा सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था। यदि महासभा आवश्यक समझे तो सैनिक अथवा सशस्त्र कार्रवाई के लिए सिफारिश कर सकती है। हाफमैन के अनुसार यह प्रस्ताव चार्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन का सूचक है और सामूहिक कार्रवाई के रास्ते को फिर से खोलने का प्रयास करता है। तो ये इसके कुछ विचारात्मक कार्य थे। इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा जो कार्य है निरीक्षात्मक कार्य, वो क्या है। तो महासभा का जो सुपरविजरी जो वर्क है वो क्या है। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय संस्था है जैसा कि हम जानते हैं, और अतः चार्टर के द्वारा इससे कुछ निरीक्षात्मक कार्य प्रदान किए गए हैं और इस कार्य के अंतर्गत महासभा को सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य विभागों के साथ रिपोर्ट प्राप्त करने एवं उन पर विचार तथा मत देने का अधिकार प्राप्त होता है या मत देने का अधिकार है। चार्टर के अनुच्छेद 15वें अनुच्छेद में महासभा को संघ के दूसरे अंगों से प्रतिवेदन प्राप्त करने और उस पर विचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लेकर 24 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद को महासभा के समक्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो पेश करता होता है और इसमें सुरक्षा परिषद की साल भर की कार्रवाई का विवरण होता है। चार्टर के अनुच्छेद 13 में के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए महासभा प्रारंभिक अध्ययन द्वारा जांच पड़ताल की व्यवस्था कर सकती है और इस विषय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकती हैं। अनुच्छेद 57 के अनुसार अंतः सरकारी समझौते द्वारा विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों से संपन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में विशेषकर विशेष माध्यम खोले जाने के लिए महासभा को आदेश देने का अधिकार भी दिया गया है। अनुच्छेद 85 का यह कहता है या उसके द्वारा यह कहा गया है कि सामरिक महत्व के लिए नामांकित न किए गए सभी क्षेत्रों के लिए न्यास समझौते से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों जिसमें न्यास संबंधी समझौते की शर्तों का अनुमोदन एवं उनमें परिवर्तन अथवा उनमें संशोधन भी सम्मिलित है का प्रयोग महासभा कर सकती है। अब इसके बाद इसका तीसरा कार्य आता है वित्तीय काम, फाइनेंशियल वर्क। तो महासभा जो है का एक अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य है संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है और इसे अनुच्छेद 17 में यह उपबंधित किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना महासभा का ही दायित्व है। संघ का प्रत्येक अंग अपने अनुमानित खर्च का ब्यौरा जो है वो अनुमानित खर्च का ब्यौरा महासभा के समक्ष पेश करता है और उस पर वह विचार करके यह निश्चित करता है कि किस अंग को खर्च के लिए कितनी राशि मिलनी चाहिए। इसके बाद आता है इसका संगठनात्मक कार्य। संगठनात्मक कार्य क्या है? तो महासभा कुछ संगठनात्मक कार्य को भी संपादित करती है और इस कार्य के अंतर्गत वह दोहरे निर्वाचन संबंधी अधिकार का प्रयोग कर सकती है। सर्वप्रथम महासभा सुरक्षा परिषद की सलाह पर संघ में नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करती है, लेकिन संघ में महासभा की अनुमति पर तब तक प्रवेश संभव नहीं है जब तक सुरक्षा परिषद का समर्थन प्राप्त नहीं होता। चार्टर के सिद्धांतों की अवहेलना करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकती है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वैसे किसी भी सदस्य जिनके विरुद्ध बाध्यकारी कदम उठाए जा चुके हैं सदस्यता की सुविधा एवं
अपने अधिकारों के उपयोग करने में महासभा अथवा सुरक्षा परिषद द्वारा वंचित किया जा सकता है। महासभा का दूसरा संगठनात्मक कार्य संघ के अंगों का निर्वाचित सदस्यों के चयन से संबंधित है और महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है और निर्वाचन महासभा के 2/3 मतों से, यह जो निर्वाचन है महासभा के 2/3 बहुमत से होता है। न्यास परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा होता है और इसके अलावा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा अथवा उससे मिलकर कुछ सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति या निर्वाचन भी करती है, जैसे कि महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा ही करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर करती है। इतना ही नहीं, सचिवालय द्वारा की जाने वाली बहालियों के लिए भी निर्देश महासभा ही देती है। तो ये इसके कुछ संगठनात्मक कार्य हैं। इसके बाद इसके हम संशोधन संबंधी कार्य देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट वर्क जो है या फंक्शंस हैं वो क्या है। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार महासभा के चार्टर में संशोधन लाने की शक्ति प्रदान की गई है और इसके अनुसार महासभा को सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर चार्टर पर विचार करने के लिए सामान्य सम्मेलन बुलाने का अधिकार भी दिया गया है। इस सम्मेलन द्वारा लाया गया है। कोई भी संशोधन 2/3 सदस्यों द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया से पारित होने पर लागू हो जाता है। चार्टर में यह व्यवस्था की गई है कि महासभा 10वें अधिवेशन से पहले ऐसा सम्मेलन नहीं होता तो सम्मेलन करने का प्रस्ताव महासभा के उसी अधिवेशन की कार्यवाही पर रखा जाएगा और यदि महासभा के बहुमत से सुरक्षा परिषद में किन्हीं 9 सदस्यों के मत से यह स्वीकार किया जाता है तो ऐसा सम्मेलन होगा। महासभा को अपने 2/3 बहुमत से चार्टर में संशोधन लाने की सिफारिश करने का भी अधिकार है, परंतु यह संशोधन तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्य जिसने सुरक्षा परिषद की 5 महाशक्तियां में से एक मत शामिल होकर समर्थन प्राप्त ना हो जाए। इस व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक 3 धाराओं 23, 27 और 61 में संशोधन हो चुके हैं और 17 दिसंबर 1963 को इन संशोधन पर महासभा का अनुमोदन प्राप्त हुआ है और 31 अगस्त 1965 को ये लागू हुए और जब सदस्य राज्यों की आवश्यक संख्या द्वारा इन्हें अनुमति भी प्राप्त हुई है। राज्य के वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन करने की अनुशंसा महासभा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है और सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकार वीटो पावर जो है से उत्पन्न गतिरोध को दूर करने तथा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का महासभा का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सफल प्रयास 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता का प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव कोरिया युद्ध की पृष्ठभूमि में पारित किया गया था। 9 अक्टूबर 1950 को शांति के लिए एकता का अकेशन योजना प्रस्तुत की गई, जिसे महासभा ने 3 नवंबर 1950 को स्वीकार किया और यही प्रस्ताव शांति के लिए एकता के प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। शांति के लिए एकता के प्रस्ताव की व्यवस्था: यदि सुरक्षा परिषद अपने अस्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति के अभाव के कारण किसी भी मामले में जिसमें शांति के लिए संकट, शांति भंग अथवा कोई आक्रमण कार्य दिखाई पड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के अपना प्राथमिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में असफल हो जाती है, तब महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए अथवा उसे पुनः स्थापित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर शांति भंग या आक्रामक कार्रवाई करने के मामले में सशस्त्र बल प्रयोग भी सम्मिलित है के संबंध में सदस्य के उचित सिफारिश करने के उद्देश्य से तुरंत मामले पर विचार करेगी। यदि उस समय महासभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो 24 घंटे के भीतर उसका आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जा सकता है और ऐसा आपातकालीन जो विशेष अधिवेशन तभी बुलाया जाएगा
जब किन्हीं 7 सदस्यों के सदस्य से सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुमत ऐसा करने की प्रार्थना करता है। इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय तनाव वाले क्षेत्रों की स्थिति की निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने के लिए 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग की भी जो है वो स्थापना की गई है। प्रस्ताव के तीसरे भाग में संघ द्वारा सदस्य राज्यों से यह प्रार्थना की गई है कि वह आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर संघ के अधीन कार्य करने के लिए सुनिश्चित सेना प्रदान करे। और इसके अंतर्गत, इस प्रस्ताव के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, पहला जो कहा गया है कि यदि सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया तो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अथवा संघ के बहुमत सदस्यों की मांग पर 24 घंटे के अंदर महासचिव महासभा को विशेष अधिवेशन जो है वो उसकी बुला सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि महासभा उस प्रश्न पर विचार कर सकती है, पता लगा सकती है कि किसने आक्रमण किया है। तीसरा, यह सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है तथा यदि आक्रमण हो तो सैनिक कार्रवाई करने के लिए भी यह निश्चित कर सकती है। जॉन फॉस्टर डैलिस ने कहा है कि आज हम जो शक्ति महासभा से प्राप्त करते हैं वह सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन में ही उसे दे दी गई थी। पामर्स तथा पाकिन्स के अनुसार शांति के लिए एकता प्रस्ताव एक प्रभावशाली सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की दिशा की प्रगति का एक महान सीमा चिन्ह है। अमेरिकी सचिव स्टेटी निप्स ने कहा है, महासभा का कार्य केवल विचारात्मक है तथा यह प्रस्ताव पारित करने वाली संस्था है, परंतु सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महासभा है वो बहुत अलग अलग तरह के कार्यों का जो है वो काम करती है और महासभा के जो कार्य हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और महासभा जो है वो काफ़ी एक शक्तिशाली जो है वो एक सभा है या विश्व की संसद उसको कह सकते हैं। और इसके द्वारा बहुत तरह के काम किए जाते हैं, विचारात्मक, निरीक्षात्मक, वित्तीय, संगठनात्मक, संशोधात्मक, अनेक तरह के हर क्षेत्र में जो है इसको व्यापक अधिकार दिए गए हैं कि वह काम कर सके। और चूंकि इसमें प्रत्येक देश का प्रतिनिधित्व होता है तो यह एक लोकतांत्रिक संस्था है, तो इसलिए जो है इसका जो महत्व जो है और भी बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि जो महासभा है कि महासभा के विभिन्न कार्य और अधिकार का अध्ययन करने पर अगर हम इसकी बात करें तो काफ़ी व्यापक है और चार्टर के द्वारा इन अधिकारों को काफ़ी सीमित कर दिया गया है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं का विचार था कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यकारिणी अंग होगी और महासभा एक वाद विवाद के मंच के रूप में कार्य करेगी। इसलिए सुरक्षा परिषद को बाध्यकारी शक्ति प्रदान की गई, जबकि महासभा को केवल सिफारिश करने की शक्ति या अधिकार दिया गया है। और इस तरह हम देखते हैं कि इसको सिर्फ सिफारिश करने का ही एक जो है इसको अधिकार होता है, कोई बाध्यकारी जो है वो ये निर्णय या ये नहीं ले सकती। फिर भी ये जो इन सभी को देखने के बाद यह पता चलता है कि जो सुरक्षा एक महासभा जो है, तो महासभा जो है उसके संस्थापकों की एक इच्छा थी कि महासभा एक बड़ा अंग बने और इसकी कोई संभावना नहीं कि उसकी स्थिति कभी बदल पाएगी। व्यवहार में महासभा ने केवल विश्व मंच के रूप में कार्य नहीं किया है, वरन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार का निर्णय लिया और इससे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दिशाओं में कार्य किया है। नकारात्मक कार्यों के द्वारा इसने राजनीति का आग बुझाने में मदद की और सकारात्मक कार्यों के द्वारा इसने आग लगाने की गुंजाइश कम की है। कुछ गिने चुने यूरोपीय जो राज्य हैं से शुरू होने वाली यह संस्था आज विश्व जननी कहलाने का दावा करने लगी है और अनुपम से लेकर आज मानवीय कल्याण, भोजन, कपड़े, आवास तथा सभी प्रकार की समस्याओं पर विचार होता है। अतः इसे विश्व का उन्मुक्त और
अंतःकरण ठीक कहा जा सकता है। और फिर भी यह याद रखना चाहिए कि अंतर्निहित कमजोरियों के कारण महासभा की भूमिका काफ़ी उत्साहवर्धक नहीं रही है। और निकोलस ने कहा है कि इसकी मंथर गति, धीमी गति, एक प्रक्रिया के निर्वाह एवं उद्देश्यों की एकता का अभाव आदि बातें सचमुच हतोत्साहित करने वाली है। आकार और संगठन की दृष्टि से महासभा एक विशाल संस्था है जिसमें विभिन्न स्वरूप एवं स्वभाव वाले राष्ट्र रहते हैं। वे इस मंच को सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में प्रयुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। परिणाम स्वरूप महासभा का सम्मिलित एवं समन्वयकारी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रतिक्रिया संबंधी तथा समय की कमी इसकी अन्य बाधाएं हैं, जिसके कारण इसके अनेक सत्र केवल अनुत्पादक सत्र बनकर रह जाते हैं। और साथ ही में महासभा के इतने कार्य अधिक बढ़ गए हैं कि इन्हें संभालना मुश्किल है। और महासभा की इस स्थिति की तुलना उस बच्चे से की जाती है जिससे अधिक खाना खाकर अपनी पाचन शक्ति खराब कर लेता है। तो कुछ विचारकों ने इसकी इस आधार पे आलोचना भी की है। फिर भी हम अगर देखें तो यह जो है एक विश्व की सबसे बड़ी जो है एक संसद के रूप में है, जहाँ सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। और इसने बहुत ऐसे काम किए हैं जिसके द्वारा जो है विश्व में शांति जो स्थापित हो चुकी है। राष्ट्रों के बीच मध्यस्थता का काम किया है। और साथ ही साथ जो है मानवीय सभ्यता को बचाने तथा विश्व को युद्ध से बचाने तथा इसकी संस्कृति को बचाने में एक जो है वो इसका महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो ये था महासभा के बारे में जो हमारे यूनिट 3 में पढ़ना था हमें, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो महासभा है उसका पहला जो महत्वपूर्ण अंग है महासभा, उसका गठन और कार्य, जिसको हमने देखा कि वो किस तरह का कार्य करती है। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। अपने दूसरे क्लास में हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद के बारे में, और उसके अधिकार और उसके कार्यों को देखेंगे अथवा उसके संगठन की चर्चा करेंगे। तब तक आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।